सो लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, है ना। यस सर। बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम हमने देखी थी, वेंचुरीमीटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स समझ में आया था, यस सर। है ना। सो फ्लूइड डायनेमिक्स इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ। अभी तक हम फ्लूइड डायनेमिक्स में हम हमारे क्या अजम्पशंस थे कि जो लिक्विड है, एक तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, इनकॉम्प्रेसिबल है ना, ये लिक्विड, ठीक है, और नॉन विस्कस है। अभी तक हम ये अज्यूम करते थे कि लिक्विड क्या है, नॉन विस्कस। तो मैंने आपको विस्कस फोर्स के बारे में बताया था, बट अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं डिटेल में, है ना, कितना लगता है, समझ में आया। क्योंकि यस अभी तक हम लिक्विड को नॉन विस्कस मान रहे थे, हमारे एजम्पशंस थे, ठीक है। अब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो हम लिक्विड को नॉन विस्कस मान नहीं सकते। अब हम पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। हम्म सो थोड़ा सा फ्रिक्शन चैप्टर पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जब कोई दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, दो सॉलिड सरफेस के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है कि नहीं करता यस है ना। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन। है ना। जैसे जब अगर आप इसको फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इसको चलने से रोकेगा, जब तक ये रेस्ट पर है तब तक फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक, है ना। और जैसे ही चलने लग जाएगा, रिलेटिव मोशन में लग जाएगा, तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। बट फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन क्या चाहते हैं कि रिलेटिव मोशन ना हो, समझ में आया क्या, है ना। यस तो दो सॉलिड यस सर। सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। जो फोर्स लगता है जब रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उस फोर्स को फ्रिक्शन। दो लिक्विड लेयर्स के बीच में, जैसे मान लो एक लिक्विड की लेयर ही है और एक ही लेयर ही है ना। मान लो ये वाली लेयर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर वाली जा रही है मान लो 10.5 मीटर पर सेकंड से, समझ में आया। तो नीचे वाली लेयर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वाली लेयर्स के पार्टिकल के साथ रहना चाहते हैं, तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर राइट में जा रही है, समझ में आया क्या, है ना। यस तो सर। नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पर किधर फोर्स लगाएगी, फ्लूइड की लेयर पे, पीछे। एंड एक्शन की रिएक्शन, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पर फोर्स किधर लगाएगी, आगे। इस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, समझ में आया। इस फोर्स को यस क्या सर। बोलते हैं, विस्कस फोर्स। सो ये विस्कस फोर्स किन के बीच में लगता है, दो लिक्विड की लेयर्स के बीच में, या फिर एक लिक्विड की लेयर और सॉलिड के बीच में, समझ में आया। यस सर। ठीक है। सो जैसे मान लो ये दो लेयर्स हैं, मान लो ये v की स्पीड से जा रही है और ये जा रही है v+dv से, है ना। तो इस पर तो ये विस्कस फोर्स पीछे लगेगा और इस पर आगे लगेगा, समझ में आया, यस सर। है ना। सो व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच फ्लूइड अप्लाई ए रेजिस्टिव फोर्स। ये फोर्स क्या है, रेजिस्टिव है ना, यस सर। रेजिस्टिव फोर्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, क्या हो, रिलेटिव मोशन हो बिटवीन layers of fluid, between layers of fluid. So this property of fluid is called viscosity, समझ में आया। यस सर। This property of fluid is called viscosity, है ना। अब जैसे फ्रिक्शन जो नॉन कंजर्वेटिव होता है, वैसे ये वाला फोर्स भी क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है,
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। विस्कस फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब इस फोर्स के वजह से जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होगा, वो हीट में सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा। समझ में आया? Yes, हमने sir. पढ़ा था ना व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो सराउंडिंग में लॉस हो जाता है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? सो इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसे लगता है? इट एक्ट्स अलोंग, जैसे फ्रिक्शन लगता है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ लेयर। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये हमेशा किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को बिटवीन द लेयर्स। समझ में आया? Yes, sir. सो दिस इज विस्कस फोर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे हमने, आपको ध्यान हो तो हमने हीट ट्रांसफर में पढ़ा था कंडक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx, ध्यान है? Yes, sir. तो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन निकालते हैं तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो उसको रेट बोलते हैं, मतलब स्लोप बोलते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. रेट ऑफ चेंज बोलते हैं उसको। ठीक Yes, है, sir. विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? पोजीशन के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये था टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? dv by dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? वही सारी मेरी dv by dx. Yes, sir. 1 मिनट। है ना? इट इज dv by dx। सो ये क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक रिवर है ना, ये रिवर का बॉटम है, रिवर बेड है, इसके ऊपर रिवर फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन, है ना? ये इसकी डेप्थ है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये रिवर लेयर बाय लेयर ऐसे फ्लो हो रही है। मान लेते हैं इसकी डेप्थ है d। ठीक है, अब देखो ये वाली लेयर मान लो इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रही है तो इस पर फोर्स पीछे लगेगा, विस्कस फोर्स, और इस वाली लेयर पे आगे लगेगा। दोनों लेयर एक दूसरे पे लगाएगी विस्कस फोर्स, लगाएगी नहीं लगाएगी? क्योंकि ये, इसको समझो, ये फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। फ्लूइड के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे समझो, विस्कस फोर्स बोलते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब Yes, sir. जैसे जो Yes, sir. सबसे बॉटम पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है कि नहीं? वो ग्राउंड के है sir. कांटेक्ट में, बट वो इधर फ्लो होना चाहते हैं रिवर के साथ, इस तरफ। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि उनको ऊपर वाली लेयर इधर आगे फोर्स लगा रही है, हमारे साथ चलो तुम भी। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. ये कुछ पार्टिकल हैं और ऊपर वाली लेयर में ये पार्टिकल है। ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो इनके नीचे वाले को भी साथ में ले जाना चाहेंगे तो इन पर फोर्स आगे लगाएंगे, बट ग्राउंड इनको रोकेगा, वो पीछे लगाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो ये सबसे जो बॉटम पे जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी स्पीड बहुत ही कम होती है, नियरली हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि इनकी स्पीड क्या होती है सबसे बॉटम पे जो पार्टिकल्स होते हैं?
इनकी स्पीड होती है, हम अज्यूम करेंगे बहुत कम होती है इसलिए हम अज्यूम करेंगे इनकी स्पीड होती है 0। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. फिर जैसे जैसे मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते जाऊंगा विद हाइट, जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा मैक्सिमम स्पीड होगी यहाँ पर। सबसे ऊपर वाले जो पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मान लो इनकी स्पीड है v0। समझ में आया? Yes, sir. इससे ऊपर वाले की स्पीड है मान लो इतनी, फिर इससे ऊपर वाले की और ज्यादा होगी थोड़ी सी, इसके ऊपर वाले की और ज्यादा होगी, ये और ज्यादा होगी। तो ऐसे स्पीड में वेरिएशन आता है। समझ में आया? जैसे ये वाली लेयर है, इसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, है ना, और इसकी हो गई मान लो 12 मीटर पर सेकंड। तो इसके रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है। समझ में आया? तो इस पर विस्कस फोर्स पीछे लगेगा और इस पे आगे लगेगा। आया समझ में? सो Yes. हमें क्या देखना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? dv/dx, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। आपको कोई भी जैसे दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस पता है, जैसे सबसे नीचे वाली लेयर और सबसे ऊपर वाली लेयर के बीच की डिस्टेंस पता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या फिर कोई भी, जैसे ये दो लेयर है, मान लो इसकी वेलोसिटी है v और इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी है v+dv। समझ में आया क्या? इसकी है v और इसकी है v+dv। जैसे ऊपर जा रहे हैं स्पीड बढ़ती है ना। और इनके लेयर के बीच की डिस्टेंस है मान लो dx। इनके बीच की लेयर की डिस्टेंस क्या है? dx। DX. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये होता है डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू लेयर्स। तो इन दोनों लेयर्स के बीच की वेलोसिटी डिफरेंस कितना है? dv का, है ना। v+dv -v, यह है ना डिफरेंस, Yes, sir. Yes, sir. अपॉन चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ के बीच की पोजीशन में कितना डिफरेंस है? dx का। समझ में आया? v से v कैंसिल, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आया? dv/dx। यह है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में Yes, आया? sir. Yes, अब ये sir. जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसका मतलब क्या? हर dx आप ऊपर जाओगे ना तो वेलोसिटी dv से चेंज हो जाएगी। हर dx डिस्टेंस आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कितने से चेंज हो जाएगी? मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलता तो वो तो एक्सेलेरेशन हो जाता। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x है। समझ में आया? Yes, sir. जब भी Yes, फ्लूइड sir. मूव करता है तो नीचे सबसे कम स्पीड होती है और ऊपर सबसे ज्यादा बढ़ती जाती है। समझ में आया? तो किस रेट से बढ़ रही है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, उसको बोलते हैं dv/dx, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलो समझ में आया क्या? है ना? Yes, sir. है ना। अब ये जो dv/dx है इसको हम अज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? यहाँ से यहाँ तक Uniform. यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, ये ग्रेडियंट है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा ना, ऐसे ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो मैं डायरेक्ट v0 इसको इक्वल करके, अगर ये यूनिफॉर्म है तो मैं डायरेक्ट ये वाली लेयर और ये वाली लेयर से भी निकाल सकता हूँ, नीचे नीचे वाली से। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। ऊपर वाले की कितनी है? v0। तो क्या लिखूंगा मैं? चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v0 -0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? D. d। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। समझ में आया? जैसे मान लो Yes. एक ये लेयर है 15 मीटर पर सेकंड से चल रही, ये लेयर है 5 मीटर पर सेकंड से चल रही, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 2 मीटर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा? dv/dx कितना आएगा? 15 - 5/2। समझ में आया? Yes. 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड पर मीटर। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. तो इसकी यूनिट क्या आएगी? 5 सेकंड इनवर्स। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जाम्पल अलग से लिखना, यूनिट में आपको अलग से लिखा देता हूँ। सो dv/dx क्या आया?
इस केस में इसको भी आप एज ए एग्जाम्पल ही समझो, ऐसे निकालना बताया मैंने आपको, समझ में आया? दो लेयर्स की वेलोसिटी पता है तो उनका डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाय उनके बीच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, समझ में आया? तो v0 माइनस 0/d ऐसे निकालेंगे आगे। बोलो, निकाल लोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट? Yes, sir. समझ में आया? एंड इट इज यूनिफॉर्म, समझ में आया? तो Yes, इसकी sir. यूनिट क्या आ रही है देखो, यहाँ से निकाल लो। v0 की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। d की क्या होती है? मीटर। तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। डन। No, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ हमने देखा कि दो लेयर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाती है, ये कितना लगाती है देखते हैं, ठीक है? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एफ, ठीक है? सो अगेन मैं एक रिवर लेता हूँ, इस रिवर पर एक बोट है, जो v की स्पीड से आगे चल रही है ना? अब बोट में क्या लगा रहता है? इंजन लगा रहता है ना, जो प्रोपेलर को घुमाता है।
वो प्रोपेलर क्या करता है नीचे, वो वाटर को पीछे भेजता है ना, फोर्स लगा के। Yes, तो sir. वाटर बदले में इस पर आगे फोर्स लगाता है तो आगे चलता है। समझ में आया? Yes. Yes, sir. मान लो इंजन बंद कर दो तो ये चलेगी क्या? अगर ये रिवर रेस्ट पर है तो ये चलेगी No, क्या? sir. No, नहीं sir. चलेगी। तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है इसको चलाने के लिए, है ना। सेम जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हुआ है, रफ सरफेस पर, रफ सरफेस पे रखा हुआ है ये, तो इसको चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा ना। Yes, sir. और अगर स्पीड कांस्टेंट कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उतना लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अगर Yes. आप ये लगाना बंद कर दोगे तो ये रुक जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. तो वैसे ही ये बोट को चलाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब बोट पे पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी तो हमें ये इंजन को चलना पड़ रहा है उसको उसको अपोज करने के लिए। समझ में आया? Yes. हम्म। सो ये बोट वाटर पे पीछे फोर्स लगाएगी और वाटर इसको आगे पुश करेगा इंजन की वजह से। समझ में आया? है ना। तो Yes, sir. इस वाट इस बोट के जस्ट नीचे वाली लेयर वो इसको आगे जाने से अपोज करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? तो इस पर विस्कस फोर्स किधर लगाएगी? पीछे। समझ में आया? Yes, समझ में sir. आया क्या? Yes, sir. और ये वाटर की लेयर पर ये विस्कस फोर्स आगे लगाएगा, ये वाटर की मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाएगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो जस्ट कांटेक्ट में जो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स, समझ में आया? Yes, sir. ये सब भी जितनी इसकी स्पीड है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है स्पीड में, बट हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितनी स्पीड से बोट जा रही है उतनी स्पीड से इसके जस्ट नीचे वाली लेयर भी उतनी स्पीड से जा रही है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। समझ में आया? वो डिफरेंस रहने की वजह से ही तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वजह से ही तो ये फ्रिक्शन फोर्स विस्कस फोर्स लगता है। आया समझ में? और हमें ये भी पता है कि जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल है वो इतना धीरे चल रहा है कि उसकी स्पीड हम 0 मान सकते हैं। समझ में आया? तो ये वेलोसिटी Yes, sir. ग्रेडियंट कितना आएगा? मान लो डेप्थ है d, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा? V by D. v बाई डी। समझ में आया क्या? डिफरेंस कितना है यहाँ की स्पीड का? v जितनी बोट की स्पीड लेंगे ना, ऐसा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां आपको ध्यान रखना है चीज, बोट की स्पीड से ही वेलोसिटी ग्रेडियंट निकल जाएगा, क्योंकि जो बोट की स्पीड रहेगी वही उसके जस्ट नीचे वाली लेयर की स्पीड हम ले लेंगे। समझ में आया क्या? और इसके जीरो ले Yes, लेंगे और sir. डेप्थ ऑफ द रिवर आपको गिवन होगा तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? v अपॉन डी। dv बाई dx होता है ना, तो v माइनस 0 अपॉन डी। समझ में आया? Yes, sir. है ना। अब देखो, जितना तेज स्पीड से आपको बोट को चलाना है उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? मान लो आपको इसकी Yes, स्पीड sir. बढ़ानी है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। फिर आपने इसकी स्पीड बढ़ा के फिक्स कर दी, है ना। अभी v से चल रहा है, अब आपको 2v से चलाना है इसको। तो आपने देखा कि 2v से चलाना है तो आपको कंटिन्यूसली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको। क्या लगाना पड़ रहा है? कंटिन्यूसली पहले के कंपेयर में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ में आया? मतलब ये विस्कस फोर्स भी बढ़ गया होगा, बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? Yes. Yes, है ना। sir. और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ गया होगा, पहले v बाई डी था अब क्या हो गया? 2v बाई डी। समझ में आया? Yes, sir. मैंने v से स्पीड 2v कर दी ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 2v बाई डी। तो हमने देखा वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि विस्कस फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा दो लेयर्स के बीच में, है ना। इसको मैं लेयर्स के बीच में भी समझा सकता था आपको, बट यहाँ ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जितना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा दो लेयर्स के बीच में उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा। बोलो समझ में आया क्या? Yes. है Yes, ना। sir. और किस पे डिपेंड करता है मुझे बताओ? एक छोटी सी बोट पर ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा या बड़ी जिसका ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया
जिसका बड़ा हो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा विस्कस का, या फिर छोटी सी बोट पे ज्यादा लगेगा? क्या एरिया पे भी डिपेंड करेगा? बड़ी बोट। बड़ी, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा ना उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर इसको पीछे विस्कस फोर्स लगाएंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This viscous force is also proportional to area. समझ में आया? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. जब मैं इनको कंबाइन करता हूँ दोनों इक्वेशन को और प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आएगा। पहले ये दोनों लिख देता हूँ, a इंटू डी वी बाई डी एक्स, और एक कांस्टेंट आता है, इसको बोल रहा हूँ मैं ईटा। ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले तो फॉर्मूला याद रखना आपको, ईटा a dv बाई डी एक्स। समझ में आया क्या? a और dv बाई डी एक्स तो पता लग गया आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया। समझ में आया? Yes. अब ये ईटा क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। यस सर। जितना ज्यादा ये होगा किसी भी लिक्विड का, जितना ज्यादा लिक्विड विस्कस होगा उसका ये उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ, जिसका ईटा ज्यादा है ना वो ज्यादा विस्कस है, जिसका ये कम है वो कम विस्कस है। हमने नॉन विस्कस माना था, नॉन विस्कस फ्लूइड अगर हम मान रहे हैं मतलब ईटा 0। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इस ईटा की यूनिट क्या होगी? इसकी क्या होगी? फोर्स की न्यूटन। इसकी क्या होती है? मीटर, मीटर स्क्वायर। और इसकी क्या होती है? सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स उधर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये तो इसकी ऐसा यूनिट है, ये तो इसकी कौन सी यूनिट है? ऐसा यूनिट। Yes, sir. इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी? फोर्स की क्या होगी? डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट इसमें ज्यादा यूज में आती है, आपको क्वेश्चन में इसी में दिया जाएगा। सीजीएस में कोई भी फ्लूइड की आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको सीजीएस में दी जाएगी, है ना? तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं पोइस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोइस। पोइस सीजीएस यूनिट है, ध्यान रखना। पोइस में दिया जाएगा आपको 10 पोइस, 100 पोइस। समझ में आया क्या? Yes. अब इसको रिलेशन देख लेते हैं, सिंपल है रिलेशन। 1 न्यूटन सेकंड में कितने पोइस होते हैं, या कितने, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन। सेकंड तो सीजीएस यूनिट भी सेकंड ही होती है। मीटर स्क्वायर में कितने होते हैं? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितना आया? 10 डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पोइस बोलते हैं, तो 10 पोइस आया है। समझ में आया? ये कितना होता है? तो आपको मान लो क्वेश्चन में इस, मान लो आपको गिवन है 25 पोइस, तो आप इस फॉर्मूले में 25 पुट करोगे, या 250 पुट करोगे, या 2.5 पुट करोगे? क्या पुट करोगे इस फॉर्मूले में? क्वेश्चन में वाला आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है भाई 25 पोइस, आप फिर विस्कस फोर्स में वैल्यू पुट करोगे तो क्या पुट करने वाले हो आप यहाँ पर? जल्दी बताओ। 25 पुट करेंगे क्या? कर सकते आप हो, रिपीट कर but सकते हैं। कर सकते हो आप इसको सीजीएस में भी, बट फिर आपको ये सब सीजीएस में रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो फिर आंसर डाइन में आएगा। आंसर किस में आएगा? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है। बट अगर आपको आंसर न्यूटन में निकालना है, सारी वैल्यू आपको एसआई में पता है, तो आपको ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा एसआई में। तो आपको जैसे 10 पोइस इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो 1 पोइस कितना होगा? 10 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
तो जो भी आपको पोइज में गिवन है उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एसआई में आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। समझ में आया? ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, या फिर एक काम करो, लिखो, फिर क्वेश्चन देता हूँ अगले पेज। लिख लिया? Yes, sir. ये एक बोट है, ये चल रही है, मान लो इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना है। ठीक है, इसका बॉटम का एरिया गिवन है, मान लो 20 मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है 20 मिलीपोइस। कितना है? 20 मिलीपोइस। ठीक है, डेप्थ ऑफ रिवर भी गिवन है 10 मीटर। हमसे पूछा फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस बोट with constant velocity। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से चलाए रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस बोट के इंजन को? निकालो जल्दी से। आ गया? देखो, ये इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, कितना आया? मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर लो। ध्यान है ना सबको? ये 20 आएगा ना? Yes, sir. कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है, Excuse me, sir.
हाँ आपने बोलो। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया, जरा एक बार फिर से कीजिए ना, मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मतलब अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, इस स्पीड को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है बस, ठीक है। ओके ओके सर। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बोट की जो जितनी स्पीड से बोट चल रही है, इसके जस्ट नीचे वाली लेयर की स्पीड भी कितनी होगी, इससे थोड़ी सी कम होती है, बट इसको हम कितना मान लेंगे, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड मान लेंगे। समझ में आया। और जो बॉटम मोस्ट पार्टिकल या लेयर से इसकी स्पीड कितनी होती है, 0। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, dv बाई dx कितना आ जाएगा, 20 माइनस 0 अपॉन 10। समझ में आया क्या, यस सर। कितना है, 2 सेकंड इनवर्स। आया समझ में। Yes, sir. यस सर। आपको सब पता है। विस्कस फोर्स किधर लगेगा, इस पे पीछे लगेगा ना, कितना लगेगा, फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, बोलो, बोलने से याद होता है Eta into dv by dx into area. है ना। जितना विस्कस फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स आपको आगे लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया। Yes. एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना पीछे लग रहा है कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं, तो एफवीडी बनाओ इसकी, स्पीड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 है, तो जितना आगे लग रहा है उतना पीछे लगेगा। समझ में आया, जितना पीछे लग रहा है उतना आगे लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा कितना है, 20 मिली पोइस, 20 इंटू 10⁻³ पोइस। यहाँ पे बोलो क्या पुट करूं, एसआई में क्या पुट करूं, 20/10 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अरे रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, अभी तो बताया था। कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻³ एसआई में पुट कर रहा हूँ मैं। समझ में आया क्या। Yes, sir. एरिया भी मीटर स्क्वायर में, तो कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट पुट करना है। ये भी हमने एसआई में निकाल लिया इसको। कितना आएगा ये, 2 आया। समझ में आया। यस सर। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 80, 80/1000। समझ में आया, मतलब 0.08 न्यूटन। ये आंसर आया। अब इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लो इतने एक्सेलरेशन से चलाना है कुछ भी, तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ वी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. एफ वी हम निकाल लेंगे, है ना। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ वी प्लस एम है। मास आपको गिवन होगा, ए गिवन होगा, ये निकाल लेंगे, ये तो यही आएगा, तो एफ एक्सटर्नल आ जाएगा। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. हम्म। हो गया। यस सर। हटा दूं ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ देखो, स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स लॉ। अगर देखो कोई, ये जैसे बोट है, ये तो क्या है, सरफेस के ऊपर चलती, लिक्विड सरफेस के ऊपर, है ना। तो इस पर विस्कस फोर्स का हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, विस्कस फोर्स का, है ना। इस पर हम विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कोई सॉलिड सरफेस लिक्विड के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है,
तो विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. अगर जैसे सबमरीन है ना, सबमरीन अंदर मूव करती तो इस पर भी लिक्विड पीछे विस्कस फोर्स लगाएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इस पर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इस पर जो फॉर्मूला वैलिड है वो मैं स्टोक्स लॉ बताएगा, है ना। बट ये ओनली सर्कुलर ऑब्जेक्ट पर, जैसे लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, इसके अंदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्फेरिकल बॉडी। कैसी बॉडी? स्फेरिकल बॉडी। उसके लिए वैलिड है। इस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा, इसके अंदर अंदर सबमर्ज्ड है। समझ में आया क्या? Yes. जैसे एक बॉल है ना, वो लिक्विड के अंदर ऐसे नीचे जा रही है, लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड लिक्विड इस पर विस्कस फोर्स लगाएगी ना, ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, इसके ऊपर बायंसी तो लगेगी सही, विस्कस फोर्स भी लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सो इट इज यूज्ड, ये लो या इससे जो फॉर्मूला आएगा वो हम कब यूज करेंगे? इफ सॉलिड, है ना, वो भी कौन सा है? स्फेरिकल is completely inside liquid या fluid, liquid या fluid। समझ में आया? Yes, sir. अब जैसे लिक्विड है, इसके अंदर स्फेरिकल बॉडी है जो नीचे जा रही है ना, इस पर इसका mg ज्यादा है और बाइंड फोर्स इस पर कम लग रहा है, mg इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स, तो ये नीचे जाएगा, तो Yes, विस्कस sir. फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। समझ में आया? रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है ना। Yes, अरे sir. यस में तो बोलो। और अगर बाइंड फोर्स ज्यादा होता है mg से, है ना, हमने इसको नीचे ले जाके छोड़ दिया, बाइंड फोर्स ज्यादा है तो ये ऊपर आएगा, तो Yes, विस्कस sir. फोर्स किधर लगेगा? नीचे। नीचे। समझ में आया? Yes. है ना। तो हम Yes, sir. किधर भी मान सकते हैं, मान लो ये नीचे जा रहा है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। समझ में आया? राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। समझ में आया? Yes. जिधर जा रहा है उसके अपोजिट क्या लगेगा? विस्कस फोर्स। अब ऑब्वियसली राइट या लेफ्ट में तो ये अपने आप नहीं जाएगा, राइट लेफ्ट में अपने अपने आप नहीं जाएगा। समझ में आया ना? Yes, sir. यूं समझ लो इसमें कोई इंजन लग रहा है जैसे सबमरीन में लगा रहता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। तो इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगा, नेट विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, वो विस्कस फोर्स किन किन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक तो इसकी रेडियस के, जितना बड़ी रेडियस होगी उतना बड़ा इसका सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा ये लो बोलता है ऐसा। ठीक है। इसकी वेलोसिटी के, जितनी तेज ही जाएगा, समझ में आया, उतना विस्कस फोर्स इस पे उतना ज्यादा लगेगा। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. जैसे एयर भी तो लगाता है ये फोर्स, उसको हम ड्रैग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्रैग। जैसे आप रोड पे दौड़ रहे हो, है ना, तो आपको एयर का ड्रैग लगता है। मान लो रनिंग की जगह आप बाइक पे बहुत तेज स्पीड से चल रहे हो, तो एयर का ड्रैग लगेगा ना आपको, Yes, sir. Yes, तो sir. स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आया समझ में? Yes, sir. और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, जितना विस्कस लिक्विड होगा ऑब्वियसली उतना विस्कस फोर्स लगेगा, है ना। सो जब हम इन तीनों को कंबाइन करके प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, 6 पाई कांस्टेंट आता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? विस्कस फोर्स के दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला, ये कब लगेगा? जब अगर सॉलिड बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो। और ये कब लगेगा? ये कब लगेगा? पानी के अंदर। पानी के अंदर, वो भी कौन सी? ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. लिखो।
और ध्यान रखो यहाँ पर ये जो v है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। ये क्या है? रिलेटिव relative वेलोसिटी। जैसे मान लो वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है? वाटरफॉल तो देखा ही होगा सबने। Yes. यस उसमें आपने नीचे से एक बॉल को ऊपर फेंका, वाटरफॉल v की स्पीड से हो रहा है, बॉल को भी आपने वो नीचे से ऊपर v की स्पीड से फेंका। मान लो अज्यूम कर लो, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, v की कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, या फिर ये मान लो किसी भी इंस्टेंट पर इसकी स्पीड v है और ये वाटरफॉल v नीचे हो रहा है। समझ में आया क्या? v की स्पीड से वाटर नीचे आ रहा है, ऐसे इमेजिन Yes. करो। ये जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, सब v की स्पीड से नीचे आ रहे हैं और ये बॉल v की स्पीड से ऊपर जा रही है। समझ में आया? तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे v इसकी वेलोसिटी क्या रखोगे, v रखोगे या 2v रखोगे? 2v. यहाँ पे 2v रखेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर हम इसको रेस्ट पर मान ले तो इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में ये 2v से ऊपर जा रहा है ना। आया समझ में? यस सर। हम्म। Now next topic, terminal velocity of ball in air। पहले हम बॉल को, एयर भी तो क्या फ्लूइड है, फ्लूइड में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ में आया क्या? या लिक्विड के साथ फ्लूइड भी लिख लेना। तो फ्लूइड के अंदर जब हम एयर के अंदर हमने एक बॉल को रिलीज किया नीचे, समझ में आया? तो जब हमने वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, तब हमने ये अजम्पशन लिया था कि कोई एयर का ड्रैग हम नहीं मानेंगे। समझ में आया? Yes, sir. नेग्लेक्ट यस करेंगे। सर। बाकी सारे रजिस्टिव फोर्स, ग्रेविटी के अलावा बाकी सारे फोर्स हमने क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. यस तो सर। अगर हम वो सारे फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें और किसी बॉडी को नीचे रिलीज करें, तो इसका एक्सेलेरेशन होता है माइनस जी, मतलब माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? ये होता है। या फिर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होता है, मतलब इसकी स्पीड एवरी सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली बढ़ती है। समझ में आया? यस सर। बट अगर एयर का ड्रैग अगर हम माने तो क्या होगा? अगर नहीं मानेंगे तो हमेशा, मान लो बॉल को नीचे आने में 1 आवर लग गया, मतलब 3600 सेकंड लग गए, तो हम क्या मानेंगे, एवरी सेकंड कितने से बढ़ रही थी, 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? क्योंकि हमने बाकी फोर्स तो अज्यूम किया ही नहीं। आया समझ में? यस Yes. सर। Yes, sir. अब हमें वो भी अज्यूम करना है और चेक करना है अब क्या एक्सेलेरेशन आ रहा है, और फिर हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? टर्मिनल वेलोसिटी। अभी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कुछ देर बाद उस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी बताऊंगा मैं, फिर नहीं बढ़ेगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 9.8 से बढ़ती है। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. फिर बढ़ना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि नीचे mg और ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, तब बढ़ना बंद हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। है ना? क्यों बढ़ना बंद हो जाएगी, अभी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है। सो जब वो बढ़ना बंद हो जाएगी, मतलब तब शुरू में तो बढ़ रही थी, तो बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। उस मैक्सिमम वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? Terminal velocity. टर्मिनल समझ में? वेलोसिटी। अब एयर में मान लो मैंने एक ये बॉल है, इसका मास m है और रेडियस इसकी r है, और मास कितना है इसका m, और इसकी डेंसिटी मान लो रो। डेंसिटी कितनी इसकी? रो। मान लो इसको मैंने t=0 पर इसको रिलीज किया। समझ में आया? तो अगर मैं t=0 पर बात करूं तो इसकी वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है तो इस पे अभी कोई विस्कस फोर्स लगेगा क्या? नहीं। तो नेट फोर्स क्या है इस पे अभी? सिर्फ mg।
तो एक्सेलरेशन कितना आएगा जी? समझ में आया क्या? Yes, sir. नीचे की तरफ आया समझ में? आया Yes, समझ में? sir. अब आप ये भी बोल सकते हो सर आपने सिर्फ विस्कस फोर्स लिया, क्या बाइंड फोर्स भी लेना चाहिए? अगर हम सारे फोर्स अज्यूम कर ही रहे हैं तो फिर बाइंड फोर्स को क्यों भूल गए? फ्लूइड बाइंड फोर्स भी लगाता है कि नहीं लगाता है? Yes, sir. उसका फॉर्मूला क्या है बाइंड फोर्स का? वी रो जी, है ना? अब यहाँ पे बाइंड फोर्स कौन है? एयर। तो डेंसिटी किसकी लेंगे? एयर की। एयर की जो डेंसिटी होती है ना वो बहुत ही कम होती है, 1.3 kg पर मीटर क्यूब। दिख रहा है ना, छोटा सा लिखा मैंने। Yes. Yes, Yes, sir. sir. इट इज नेग्लिजिबल। इट इज मतलब इसका जो वेट आएगा ना mg, और जो बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर वी एफ वी, वो लगेगा वी रो एयर इंटू जी। समझ में आया? वी किसका? इसका बॉल का। और इसका वेट क्या होगा? मास इंटू जी। वी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके कंपेयर में ये तो कितना होगा? सॉलिड है मान लो ये, तो सॉलिड की डेंसिटी करीब 4000 kg पर मीटर क्यूब, है ना? अगर सॉफ्ट सॉलिड है तो 3000 2000, मतलब वाटर से तो ज्यादा ही रहेगी 1000 से। तो समझ में आया क्या? Yes. Yes, और sir. इसकी कितनी है? 1.3, बहुत कम है ना इसकी। तो इस फोर्स के इसके वेट के कंपेयर में ये तो बहुत कम आ रहा है, तो इसको तो फिर भी हम नेग्लेक्ट कर ही दो, तो कोई मतलब नहीं उसका। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये नेग्लिजिबल है। आया समझ में? बाइंड फोर्स। अगर हम इस बॉल को लिक्विड में ड्रॉप करते ना, अगला केस वो देखेंगे, अभी हम एयर वाला देख रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन लिक्विड, वहां पर लेंगे बाइंड फोर्स। समझ में आया क्या? Yes, sir. एयर Yes, तो क्या है, sir. गैस, गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो बाइंड फोर्स गैस में बहुत ही कम, नेग्लिजिबल लगता है। समझ में आया? Yes, sir. है ना? तो मैंने क्लियर कर दिया कि बाइंड फोर्स भी हमें ले सकते थे, बट वो बहुत कम लग रहा है, इसलिए इसको हटा दिया। तो इस पर किसी भी टाइम टी पर मान लो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे की तरफ, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v, इस पर नीचे लग रहा है mg, और ऊपर लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा होगा? विस्कस। कितना लगेगा? 6 पाई ईटा आर वी। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अभी नेट फोर्स कितना है? अभी तो mg बढ़ा है ना शुरू में, तो यहाँ पर सिर्फ mg लग रहा था। समझ में आया? फिर Yes. धीरे धीरे स्पीड बढ़ी इसकी, तो ये फोर्स बढ़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, और ये इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes. सो नेट फोर्स क्या होगा? mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी, ये कांस्टेंट है। आया समझ में? एंड ये इंक्रीज हो रहा है। तो धीरे धीरे नेट फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी? एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास, ये भी डिक्रीज हो रहा है ना? समझ में आया क्या? Yes, sir. किसी ना किसी टाइम पर ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है ना? Yes, sir. और ये Yes, बढ़ते sir. बढ़ते 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 इसके इक्वल हो जाएगा, है ना? सो व्हेन mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी, तब वी मैक्स के इक्वल हो जाएगी, है ना? तो मैं क्या लिख दूं? mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी मैक्स। समझ में आया? उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी क्या? नहीं। अब जिस टाइम पर ये दोनों इक्वल हो गए, तो नेट फोर्स 0 हो गया, नीचे वाला भी उतना ही लग रहा है, ऊपर वाला भी उतना ही लग रहा है ना? और इसकी स्पीड जितने से चल रहा है वी मैक्स से, अब उतने से चलेगा कॉन्स्टेंटली, इसी स्पीड से अभी नीचे गिरेगी बॉल। समझ में आया क्या? आया Yes, समझ में? Yes, sir. जैसे रेन ड्रॉप जो आती है वो कहाँ से आती है? आसमान से आती है, क्लाउड से, है ना? तो yes, sir. वो ग्राउंड पर आते आते अगर जी कांस्टेंट होता, 9.8 होता, तो कितनी तेज स्पीड से आती है? आती कि नहीं आती?
बट बीच में ही वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाती है, उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से आती है हमारे पास। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे में रेन ड्रॉप पर भी क्या लगता है, नीचे उनका mg ऊपर विस्कस फोर्स, तो कभी ना कभी जाके विस्कस फोर्स mg के इक्वल हो जाता है, तो उनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, उस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आया समझ में? तो कितना Yes, आया है? sir. Yes, sir. mg अपॉन 6 पाई ईटा आर, ये आ गया। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। याद हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना सिंपल है। mg इक्वल टू क्या कर दूं, विस्कस फोर्स कर दूं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको, मैं आता हूँ वरना। हो गया? 1 minute, sir. हो गया? Yes, sir. सर, हाँ बोलो। ड्रैग और विस्कोसिटी में फर्क क्या है फिर? ड्रैग मतलब वही विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। ठीक है, तो सेम विस्कस है फोर्स दोनों? इज, हाँ, विस्कस फोर्स इज ड्रैग। ओके सर. लिख लिया सबने? Yes, sir. नाउ लिखो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इन लिक्विड। लिक्विड में एक फोर्स और आ जाएगा, बाइंड फोर्स। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इनसाइड लिक्विड। देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ से
ये बॉल को रिलीज किया है ना, ये बॉल को रिलीज किया, इसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा एस और लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा एल। सिग्मा एस इज ग्रेटर देन सिग्मा एल, तो ये सिंक होगी, होगी कि नहीं होगी? यस होगी कि नहीं सर। होगी? यस सर। इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, फ्लोटेशन पढ़ा था ना हमने, ध्यान है? यस सर। तो इस पर नीचे लग रहा है mg, अभी ऊपर लग रहा है बाइंड फोर्स। सो क्योंकि ये ज्यादा है तो mg विल बी ग्रेटर देन fb, है ना? सो अभी नेट फोर्स कितना आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा, mg माइनस fb, तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस तो नीचे इसकी स्पीड बढ़ेगी, अभी इनिशियली मैंने रिलीज किया तो v0 है, बट इसकी नेट फोर्स एक्सेलरेशन कितना आएगा, mg माइनस fb अपॉन m डाउनवर्ड। समझ में आया क्या? सो v विल इंक्रीज, सो विस्कस फोर्स विल कम इनटू प्ले, 6 पाई ईटा आरवी, है ना? ये भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे, होगा कि नहीं होगा? यस सर। जितनी स्पीड बढ़ेगी उसकी। सो किसी ना किसी टाइम पर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg और टोटल अपवर्ड फोर्स fb प्लस fv ये मिलके इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v max, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। कब होगा ऐसा? जब mg को कौन बैलेंस करेगा, fb प्लस fv। समझ में आया? यस पिछले सर। वाले केस में ये Yes, नहीं sir. था, तो mg को इसने बैलेंस किया था, आया समझ में? यस सर। अब mg को डेंसिटी की टर्म्स में क्या लिखूंगा मैं, इसकी हमें रेडियस गिवन है r, तो मास को क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू g, ऐसे लिखूंगा ना? यस सर। समझ में आया? बाइंड फोर्स को क्या लिखूंगा, v रो g, तो v किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, तो वो तो वही आएगा 4/3, पूरा अंदर ही तो मूव कर रहा है r क्यूब, है ना? यस सर। इंटू रो, रो किसका, लिक्विड का, इंटू g। समझ में आया? यस प्लस Yes, sir. 6 पाई ईटा आर वी मैक्स। समझ में आया? Yes, sir. पाई 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 कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है? हमें वी मैक्स निकालना है, 2 से 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, है ना? सो ये पूरी जो बचा हुआ है इसको इधर ले जाते हैं, सो क्या बचेगा, इधर क्या बचा हुआ है, 3 ईटा वी मैक्स, ये बचा हुआ था इधर तो, है ना? इधर क्या बचा, 2/3 आर स्क्वायर, है ना, जी, और इधर भी क्या बचा, 2/3 आर स्क्वायर जी, ये कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, रो एस माइनस रो एल। समझ में आया? Yes, sir. तो वी मैक्स कितना आएगा, ये 3 ईटा से डिवाइड कर दो या फिर अगले स्टेप में कर दो। वी मैक्स या टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा रो एस माइनस रो एल, ये फॉर्मूला भी याद करना, ठीक है? Yes, समझ में आया sir. क्या? यस सर। अब मान लो ऐसा हो कि आपने, अगर इसका उल्टा केस भी हो सकता है, अगर रो एल बड़ा है रो एस से, तो ये सिंक करेगा क्या, नहीं तो फ्लोट नहीं। करेगा ना। नो सर। तो उस केस में मान लो आपने नीचे से रिलीज किया, यहाँ से रिलीज किया इसको, तो mg नीचे लग रहा है, बाइंड फोर्स ऊपर लग रहा है, तो उस केस में बाइंड फोर्स बड़ा हो जाएगा mg से, यस सर। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगा, सॉलिड की डेंसिटी कम है तो mg कम लगेगा। समझ में आया क्या? तो ये ऊपर जाएगा तो विस्कस फोर्स किधर लगेगा, नीचे। समझ में आया? यस तो उस केस में जब स्पीड इसकी ऊपर की तरफ बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया? कहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, जब एफ बी इक्वल टू एम जी प्लस एफ वी हो जाएगा। आया क्या समझ में?
Yes, sir. तो फाइनल फॉर्मूला सेम ये आएगा, ओनली रो एस माइनस रो एल की जगह रो एल माइनस रो एस हो जाएगा, क्योंकि रो एल बड़ा है। आया समझ में? Yes, sir. लिख लो। तो वैसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला ये लगाना है, रो एस माइनस रो एल की जगह रो एल माइनस रो एस कर देना। निकलिया? निकलिया? Yes, sir. Yes, sir. Next topic is Hagen. Poiseuille equation. वैसे तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार इस पे क्वेश्चन आया, ठीक है, बट फिर भी हमें इसका सिर्फ फॉर्मूला, डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है इसका, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला लर्न करना है, और एक सिंपल सा कंसेप्ट है वो समझना है, ठीक है। सो ध्यान से समझो। देखो, कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है ना। मान लो इसमें आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड कौन सा था जो हमने अजम्पशन माने थे ना फ्लूइड डायनेमिक्स में? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, ध्यान है? Yes, sir. Yes, sir. जिसके बेसिस पे हमने बर्नौलीज थ्योरम, हमने क्या मान, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव की थी, ध्यान है सबको? Yes, sir. है ना। Yes, sir. मान लो ये एंड, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अगर मैं 1 पर, मान लो यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2, है ना। तो 1 पर मैं अगर लिखूं एनर्जी, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2
प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा ना। यस V1 है यहाँ पर स्पीड 1 पर और V2 यहाँ की स्पीड 2 पर। समझ में आया? Yes, sir. अब ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Yes. इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम होगी, कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. है ना? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो यहाँ पर 1 पर है और जो 2 पर है, तो हम लिखेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 से A2 कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो V1 और V2 भी इक्वल ही होगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब जितनी स्पीड से Yes, अंदर आया sir. उतनी स्पीड से बाहर निकलेगा, क्योंकि एरिया सेम है। आया समझ में? Yes. Yes, sir. सो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब है दोनों जगह प्रेशर भी सेम रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल Yes, पाइप sir. में हमने देखा था ना, अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं ज्यादा है तो वहाँ प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी कम है तो वहाँ प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर दोनों जगह सेम है तो प्रेशर भी सेम ही रहेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? तो ये तो मतलब इस केस में यहाँ पर प्रेशर क्या आएगा, दोनों एंड पर पाइप के इक्वल आएगा, इन केस ऑफ अगर फ्लूइड आइडियल है। आइडियल मतलब नॉन विस्कस। समझ में आया? आया समझ में? Yes. Yes, sir. बट अगर अब हमने विस्कोसिटी पढ़ लिया है ना, अब हम विस्कस फ्लूइड मानेंगे। हम क्या मानेंगे? विस्कस फ्लूइड। ठीक है, तो मान लो इसमें विस्कस फ्लूइड आ रहा है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ का प्रेशर होगा पी ए, यहाँ का प्रेशर होगा पी बी, है ना? ए से बी की तरफ फ्लूइड आ रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या यहाँ पर भी प्रेशर पी ए पी बी इक्वल होगा क्या? सोचो। ये विस्कस फ्लूइड है, ये कैसा है? नो सर, तो प्रेशर इक्वल होगा क्या? क्यों नहीं होगा? वो वॉल्स है पाइप के, वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे ना फ्लो। यस, वो भी करेंगे, और इसके अंदर भी विस्कस का एक विस्कस फोर्स लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, इनमें sir. लेयर्स के बीच में क्या लगेगा? विस्कस का फोर्स लगेगा। Yes, sir. समझ में आया क्या? हाँ, तो अगर इनके बीच में विस्कस का फोर्स लग रहा है तो ये आगे जाके रुक जाएंगे कभी ना कभी। रुकेंगे नहीं रुकेंगे? या फिर ऐसे समझो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाना है, तो आगे फोर्स लगाना पड़ेगा ना हमें कंटिन्यूअसली, इस फ्रिक्शन के इक्वल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तभी तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। हाँ, अब मैंने क्या बोला, इसमें कांस्टेंट स्पीड से लिक्विड या वाटर है, इसको चलाना है ना? अब इस पे ये इधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स पीछे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? Yes, sir. तो इस पे कंटिन्यूअसली आगे की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, विस्कस फोर्स के अपोजिट। समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? तभी तो आगे जाएगा ये सेम स्पीड से, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यस सर। तो वो आगे की तरफ फोर्स कैसे लगेगा? सोचो, कोई भी फ्लूइड किधर से किधर फ्लो होता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। समझ में आया? अपने आप क्यों फ्लो होता है? जैसे ये इधर इधर से इधर लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, मतलब ये हायर प्रेशर होना चाहिए और ये लोअर होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, इधर से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा पी ए इंटू इसका एरिया, और इधर से जो फोर्स लगेगा, इधर से क्या लग रहा था, पी ए इंटू एरिया, और इधर से जो लगेगा वो कितना लगेगा, पी बी इंटू एरिया। समझ में आया? तो नेट फोर्स कितना आएगा इस पूरे सिस्टम पर? पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू ए। ये जो नेट फोर्स आ रहा है ये विस्कस फोर्स के अपोजिट लग रहा है, इस पर पीछे विस्कस फोर्स लग रहा है ना, आगे ये नेट फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या? अगर मान लो दोनों तरफ प्रेशर इक्वल होता तो नेट फोर्स 0 हो जाता, होता कि नहीं होता? Yes, sir. तो विस्कस फोर्स के अपोजिट फिर ये हमने क्या अभी क्या समझा हमने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर पीछे फ्रिक्शन लग रहा है तो आगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए ना, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो आगे यही तो फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है? बिकॉज इस तरफ हायर प्रेशर है। समझ में आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? तो यहाँ पर आपको हायर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक पंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पंप। पंप क्या क्रिएट करता है? पंप क्या करता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं ना, वो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। वैसे ही यहाँ पर पाइप के थ्रू अगर हम पंप लगा देते हैं, वाटर का पंप या लिक्विड का पंप, तो वो क्या क्रिएट करता है? समझ में आया क्या? बोलो ना क्या क्रिएट Yes, करता sir. है? Pressure difference. प्रेशर डिफरेंस। समझ में आया? अब आपको यहाँ जितनी जितनी स्पीड से वाटर को मूव कराना है, उतनी हायर कैपेसिटी का पंप लगाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी स्पीड से आप वाटर मूव कराओगे ना, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, उतना ही हमें यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. और ये फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, वो किस कंडीशन पे लगेगा? जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा ना, उतना ज्यादा फोर्स लिक्विड पे आगे लगेगा। समझ में आया? Yes, sir. सो इस केस में क्या होगा, ये PA विल बी ग्रेटर देन PB होगा। यहाँ पर तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आइडियल फ्लूइड है, ये रियल में नहीं होता है। समझ में आया? इसमें कोई Yes, पंप sir. लगाने की जरूरत नहीं थी हॉरिजॉन्टल पाइप के केस में। समझ में आया? Yes, sir. कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ कोई विस्कस फोर्स है ही नहीं। समझ में आया? तो हमें उसको मूव कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप मूव करेगा। आया समझ में? Yes, sir. इसलिए यहाँ पे Yes, दोनों sir. एंड पर प्रेशर इक्वल है। आया समझ में? Yes, sir. यहाँ पर प्रेशर अनइक्वल रहेगा। आया समझ में? सो ये इक्वेशन क्या बोलती है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होती है, वॉल्यूम फ्लो रेट of a viscous fluid, of a viscous fluid through a tube, वो क्या होती है? वॉल्यूम फ्लो रेट मीन्स dV/dt। ये होती है प्रेशर डिफरेंस अपॉन इस पाइप का रेजिस्टेंस। ये क्या है? आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। समझ में आया? देखो, Yes, sir. जैसे हम आपने इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत अगर याद हो, हमने कंडक्शन में भी पढ़ा था, जितना इसमें जितना आप करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, समझ में आया? आई, इसको क्या बोलते थे? आई। समझ में आया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? डेल्टा वी के। प्रोपोर्शनल हटाते तो नीचे क्या आता था? रेजिस्टेंस। समझ में आया? Yes, sir. वैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम फ्लो रेट किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस के। जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस रखोगे ना, उतना वॉल्यूम फ्लो रेट इसमें से पास होगा। समझ में आया? Yes, ऑब्वियसली sir. जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आप रखोगे, उतना फोर्स लगेगा इस पे, इस तरफ। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना वॉल्यूम जल्दी जल्दी पास होगा इसमें से। समझ में आया क्या? Yes, sir. अपॉन आर। अब ये आर भी इनने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, हम थोड़ा ये सब आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग में भी सब्जेक्ट आता है FM। ठीक है? सो ये सब थोड़ा हायर लेवल पे चले जाएंगे हम, ज्यादा डिटेल में नहीं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 8 ईटा एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ पाइप अपॉन पाई। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है इसकी? रेडियस। समझ में आया? ये पावर 4, ये रेजिस्टेंस। सो वॉल्यूम फ्लो रेट अगर मैं पूरा एक साथ लिखूं तो क्या आएगा? डेल्टा P अपॉन 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की पावर 4। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज Hagen-Poiseuille इक्वेशन। देखो,
और अगर आपको मास फ्लो रेट निकालना है तो इनटू डेंसिटी कर दो, तो मास फ्लो रेट आ जाएगा dm/dt क्या होता है, रो इंटू dv/dt, ध्यान है ना। Yes, sir. Yes, sir. सर आप आर का डेफिनेशन वापस बता सकते हैं? किसका? आर रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। इट इज द रेजिस्टेंस, क्या होता है जो अपोज करे फ्लो को, विस्कस फोर्स लग रहा है ना इसमें, यस सर। उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें, समझ में आया। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। हाँ ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। ओके सर। वैसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि इस पर क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही रेयरली। सर डिनोमिनेटर में पाई के बाद क्या है? आर की पावर 4, रेडियस की पावर 4। ओके सर। सर एल क्या डिनोट करता है? लेंथ ऑफ पाइप। ओके सर। हो गया। लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Then next is critical velocity. Critical velocity. ये एक पाइप है, ठीक है, ट्यूब है। इसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना। अब मैंने आपको शुरू में बताया था दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो जिनका पाथ फिक्स होता है ना,
इसको लेमिनार फ्लो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, laminar flow, या स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। समझ में आया? और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया था अगर स्पीड कम है तो पार्टिकल फिक्स्ड पाथ पर चलते हैं, है ना, उस पाथ को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, और फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये कब होता है? कम वेलोसिटीज पे। समझ में आया? Yes, अगर sir. वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल रेंडम, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, कोई वो किसी को फॉलो नहीं करते। ऐसे पाथ को बोलते हैं, ऐसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया? ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। सो कोई कुछ तो वेलोसिटी की लिमिट होगी, जिस लिमिट के बाद ये टर्बुलेंट, ये फ्लो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? Critical velocity. क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया क्या? सो क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम velocity at which motion of fluid is steady means streamline flow, है ना। तो मतलब अगर ये इसकी स्पीड है v, अगर ये v क्रिटिकल वेलोसिटी से कम या इसके इक्वल है तो ये स्टेडी फ्लो है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो है। समझ में आया? और अगर इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है तो ये टर्बुलेंट फ्लो है ना। हमारे सिलेबस में स्टेडी फ्लो ही है ओनली, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्या है? स्टेडी फ्लो है। बस कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि बताओ ये फ्लो स्टेडी फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। समझ में आया क्या? क्या पूछ लेते हैं कि बताओ इस पाइप में फ्लो कैसा हो रहा है, स्टेडी हो रहा है या टर्बुलेंट हो रहा है। तो उसके लिए एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बोलते हैं? वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये सब हमारे सिलेबस में ओवरव्यू है, ठीक है, कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ना। जैसे मान लो ये पाइप है हमारे पास, इसका डायमीटर है d, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है रो, और वो v की स्पीड से फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, उसकी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है? ईटा। समझ में आया? Yes, sir. सो अब ये टर्बुलेंट फ्लो होगा या स्टेडी फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा इसकी वेलोसिटी पर, है ना। और किस पे करेगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, डेंसिटी पर, और इसके डायमीटर पे। इन चारों चीजों पे डिपेंड करेगा। सो रेनॉल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? आपको इसका भी फॉर्मूला ही याद रखना है, रो वी डी बाई ईटा। आपको ये चारों वैल्यू गिवन होगी, इसमें पुट करो। जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी पुट करो 1000, स्पीड पुट करो, डायमीटर ऑफ पाइप पुट करो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पुट करो वाटर की, ठीक है। तो आपको रेनॉल्ड नंबर एक नंबर मिलेगा। समझ में आया? yes sir, इसको मैं एन बोल देता हूँ, एन। अब अगर ये एन की वैल्यू 2000 से कम है तो ये स्टेडी फ्लो है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो। समझ में आया? yes sir, और अगर ये 3000 से ज्यादा है, 3000 से ज्यादा है तो ये टर्बुलेंट है। समझ में आया? yes 2000 से 3000 के बीच में ये होगा तो अनस्टेडी, बट टर्बुलेंट में नहीं आएगा। टर्बुलेंट में कब आएगा?
3000 से ज्यादा में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब ये sir. नंबर कब ज्यादा होगा? जब स्पीड बहुत ज्यादा हो तो ये नंबर बढ़ जाएगा। समझ में आया? सो Yes, sir. इस यस सर। आपको किस स्पीड पर ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड, वो निकालना है तो एन की जगह क्या लिखोगे? 3000। समझ में आया? Yes, sir. डेंसिटी लिखोगे, वाटर जो वाटर फ्लो है, पाइप का डायमीटर लिखोगे और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखोगे। तो इस 3000 के करस्पॉन्डिंग जो स्पीड मिलेगी वो होगी क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये बाकी तो सब फिक्स है। किसी पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी फिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फिक्स है और पाइप का डायमीटर फिक्स है। ये सब तो फिक्स हो जाएंगे ना? Yes, sir. ये और ये फिक्स हो जाएंगे। अब अगर आप वी बढ़ाते हो तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, है ना? बढ़ते 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 किसी वी पर ये 3000 के इक्वल हो जाएगा। वो वी निकाल लो। उस वी पर जैसे ही 3000 हुआ ये टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। उस वी को बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो ये रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये भी डायमेंशनलेस नंबर है, यूनिटलेस नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है ना। आपको सिर्फ याद रखना है 2000 से कम है। आपको क्वेश्चन में दिया, आपको ये चारों चीजें दी, आपसे पूछा कौन सा फ्लो हो रहा है, स्पीड वगैरह सब दी, तो इसमें कैलकुलेट करके देखो। अगर 2000 से कम आ रहा है तो स्टेडी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनर फ्लो है। 3000 से ज्यादा आ रहा है तो टर्बुलेंट फ्लो। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। हो गया? लिख लिया? डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है।
इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है सरफेस टेंशन, वो आपको एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में गिवन है, हालांकि ये डिफरेंट चैप्टर है। सरफेस टेंशन, ठीक है, आपको इसी में गिवन है, ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। सरफेस टेंशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Good night, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye.